अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर में आपको बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगी जो आज से पहले आपने स्टडी नहीं की थी। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड साइनाइड्स। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं और इसके साथ साथ कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड साइनाइड्स। इन सब के अलावा जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं वो सब के सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पहले ये समझा जाता था कि ये सिर्फ और सिर्फ किसी नेचुरल कंपाउंड से प्रिपेयर किया जा सकता है, यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो वजूद में आ सकते हैं। लेकिन इस बात को 1828 में एक जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन केमिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिच हुलर। इन्होंने क्या किया कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस की। ये काम इन्होंने लेबॉर्ट्री में किया था और ये एक सक्सेसफुल सिंथेसिस थी ऑर्गेनिक कंपाउंड की फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ से जो है लोगों ने फिर अपने जो पुराने कॉन्सेप्ट्स थे उससे फिर वो बाहर आए और उन्हें पता चला कि हम नॉन लिविंग थिंग से भी जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरल भी होते हैं और साथ साथ सिंथेटिक भी होते हैं, यानी मैन मेड। फ्रेडरिच ने बेसिकली अमोनियम साइनेट जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको यूरिया में कन्वर्ट किया था। इसके बाद है हमारे पास सेकेंड टॉपिक, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसमें हम वन बाय वन देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे पास सोर्स है। सोर्स में हमें ये बताया जा रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लिविंग थिंग्स से हासिल कर सकते हैं, यानी ये जनरल बताया जा रहा है कि लिविंग थिंग्स से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल कर सकते हैं और लिविंग थिंग्स में हमारे पास एनिमल्स एंड प्लांट सोर्सेज हैं। इसके अलावा हम मिनरल से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल कर सकते हैं। सेकेंड है हमारे पास कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन में ये बताया जा रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो है कार्बन, और कार्बन के साथ हमारे पास हाइड्रोजन्स भी साथ साथ अटैच होते हैं। इसके अलावा हमारे पास इन कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ कुछ अदर एलिमेंट्स भी होते हैं जैसे कि सल्फ़र है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन है या कोई अदर हैलोजेंस हैं। ये सारे एलिमेंट्स भी अटैच हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे जो हैं ये ऑप्शनल हैं, लेकिन बेसिक जो एलिमेंट है वो कार्बन और हाइड्रोजन होंगे। इसके बाद थर्ड है हमारे पास सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी में हम ये देख सकते हैं कि आपको पता है कि जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है हमारे पास लाइक डिज़ोल्व लाइक का, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो किसी भी इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होगा। इसके लिए हमारे पास जो लिक्विड हम यूज़ करेंगे उसको सॉल्युबलाइज़ करने के लिए या डिज़ोल्व करने के लिए वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या फिर हम दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सॉल्युबल होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या पोलर सॉल्वेंट्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होगा। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास दो तरह के बॉन्ड्स नज़र आते हैं, पोलर बॉन्ड भी नज़र आते हैं एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स भी नज़र आते हैं। तो इसमें ये है कि जो नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कुछ सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं, जबकि अगर पोलर बॉन्ड्स हमारे पास मौजूद है तो वो किसी अदर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल्स गिवन है कि नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो सॉल्युबल होते हैं बेंजीन में, कार्बन डाइसल्फाइड में या ईथर वगैरह में। इसके अलावा अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पोलर बॉन्ड्स मौजूद हैं और वो पोलर कंपाउंड कंसिडर किया जा रहा है तो वो अल्कोहल में डिसॉल्व होगा। ये पोलैरिटी जो होती है ये ट्रू नहीं होती है, बल्कि जस्ट पार्शियल होती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कोई आयोनिक कंपाउंड नहीं है, इसकी जो पोलैरिटी है जस्ट स्लाइड। इसके बाद हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो हमें पता है कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है वो हमें नज़र आ रहे होते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है वो आयोनिक बॉन्ड्स के मुकाबले में काफ़ी वीक होते हैं। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू आयोनिक कंपाउंड्स। इसके बाद है रेट ऑफ रिएक्टिविटी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो बहुत स्लोली रिएक्ट करते हैं और इनको एक स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए होती है कि ये रिएक्शंस कर सकें। इसके बाद है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के हवाले से हम आपको ये बता सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो नॉन कंडक्टर्स होते हैं, यानी हम गुड इंसुलेटर्स कह सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आयोनिक नहीं होते,
और हमें पता है कि आयोनिक कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं, जबकि जो नॉन आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो अपनी कंडक्टिविटी शो नहीं करते। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास कंबस्शन। तो हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन जो है वो एक्सेस में मौजूद होता है, तो जब हम उसे बर्न करते हैं तो वो बर्न हो जाता है, यानी अपनी कंबस्टिबिलिटी शो करता है। और इसके साथ साथ जब कार्बन बर्न होता है तो वो हमें रिज़ल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करता है। इसके बाद लास्ट है हमारे पास स्टेबिलिटी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो लेस स्टेबल होते हैं टुवर्ड्स हाई टेम्परेचर, और अगर हम इसको कंपेयर करें किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ। ठीक है, तो ये तमाम पॉइंट्स जो है वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम 4 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेकेंड है स्ट्रक्चरल फार्मूला, थर्ड वन इज़ कंडेंस्ड फार्मूला, एंड द लास्ट वन इज़ डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। तो इसमें जो हमारे पास सबसे पहला है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो आपने इससे पहले भी इसकी डेफिनेशन पढ़ी है कि ऐसा फार्मूला जो कि एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इस तरह के फार्मूलाज को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। फर्स्ट है पेंटेन जिसमें 5 कार्बन होते हैं और 12 हाइड्रोजन होते हैं। तो इस फार्मूले में हमें एक्चुअली नज़र आ रहा है कि 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसका। इसी तरह से प्रोपेन में 3 कार्बन एंड 8 हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। और हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन का फार्मूला होता है हमारे पास C6H6। तो ये तीनों फार्मूलाज जो हैं वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसमें कोई भी किसी किस्म के स्ट्रक्चर की डेफिनेशन हमें नहीं मिल रही, हमें ये नहीं पता चल रहा कि कार्बन किस तरह से अरेंज है हाइड्रोजन के साथ, इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, बल्कि सिर्फ एक सिंपल फार्मूला लिखा हुआ है जिसमें एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स को डिफ़ाइन किया जा रहा है। तो इस तरह के फार्मूलाज जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर फार्मूला कंसिडर किए जाते हैं। सेकेंड है हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला क्योंकि नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि इसमें स्ट्रक्चर को ओपन करके दिखाया, यानी अगर लेट सपोज़ हमारे पास किसी कंपाउंड में जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स मौजूद हैं, तो जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने सिंगल बॉन्ड्स हैं और कहाँ कहाँ हैं। इसी तरह से अगर कोई ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें एक डबल बॉन्ड है या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, तो उनकी लोकेशन कहाँ पर है, कहाँ पर वो मौजूद हैं, या अगर कोई दूसरा ग्रुप लगा हुआ है जैसे हैलोजन लगा हुआ है या सल्फ़र लगा हुआ है या कोई नाइट्रोजन लगा हुआ है, तो वो किस पोजीशन पे लगा हुआ है, इन सब की इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला से मिलती है। सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमें ये नहीं पता चल पाता कि वो कहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो ज़्यादा अच्छे से हमें डिफ़ाइन कर रही होती है। और यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है एन पेंटेन की। एन यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल को, और यहाँ पर हमने 5 कार्बन ड्रॉ किए हैं और हर कार्बन के साथ जो है वो हाइड्रोजन को अटैच किया है, क्योंकि पेंटेन के फार्मूले में 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने जस्ट ख्याल रखना है कार्बन की वैलेंसीज़ का। जो हमारे पास टर्मिनल कार्बन्स होंगे, यानी कि जो लास्ट के होते हैं, कॉर्नर्स के होते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट, उनको हम टर्मिनल कार्बन्स कहते हैं। तो वहाँ पर हाइड्रोजन की तादाद ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल कार्बन। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इसके हिसाब से हमने क्या करना है, हाइड्रोजन्स को अटैच करना है। इस स्ट्रक्चर में कोई ब्रांच हमें नज़र नहीं आ रही है, यानी ऐसा नहीं है कि कहीं से दूसरा कार्बन जो है वो अटैच हो रहा है, बल्कि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में कार्बन्स मौजूद है, तो इसको हम नॉर्मल पेंटेन कंसिडर करेंगे। ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ़ कार्बन है। यहाँ पर 5 कार्बन थे तो हमने इसको नॉर्मल पेंटेन का नाम दे दिया। ठीक है, इसके बाद है हमारे यहाँ पर मैंने आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, और पेंटेन मैंने इसलिए लिया है ताकि आप आइसोपेंटेन एंड नॉर्मल पेंटेन को आपस में कंपेयर कर सकें। तो यहाँ पर हमारे पास 5 कार्बन है, लेकिन आपको नज़र आ रहा होगा कि 5 के 5 कार्बन जो है वो स्ट्रेट लाइन में मौजूद नहीं है, बल्कि एक कार्बन जो है वो सेकेंड वाले कार्बन के साथ जो है वो ब्रांच में मौजूद है। ठीक है, यानी एक कार्बन से दूसरा कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है और वो ब्रांच में है, और उसके साथ मज़ीद उसकी जो वैलेंसी है उसको फुलफ़िल करने के लिए हम लोगों ने हाइड्रोजन अटैच कर दिया है। ठीक है, तो अगर कभी कार्बन जो है वो एक कार्बन हमें ब्रांच में नज़र आ रहा है तो हम उसको आइसोपेंटेन का नाम देते हैं। तो क्योंकि इस स्ट्रक्चर को ओपन करके हमने ड्रॉ किया, तो हमें इससे पता चला कि इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, यानी हम नॉर्मल पेंटेन और आइसोपेंटेन को जो है वो आपस में डिफ्रेंशिएट कर सके, तो ये स्ट्रक्चर के बिहाफ पर हुआ है, स्ट्रक्चर की वजह से हुआ है। तो स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो ज़्यादा यूज़फुल होता है। इसके बाद है हमारे पास कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूले में जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रॉ किया है ना,
बिल्कुल उसी की तरह से हमने क्या करना है, इसको जस्ट क्लोज़ कर देना है। यानी हमने जो हाइड्रोजन्स को ओपन करके लिखा था उसे हम क्या करेंगे, जस्ट क्लोज़ कर देंगे। यानी फ़र्स्ट कार्बन में अगर लेट सपोज़ हमने एग्जांपल ली है, इसी पेंटेन की एग्जांपल ले लेते हैं। तो पेंटेन में हम लोगों ने क्या किया था, फर्स्टली जब ड्रॉ किया था तो तीनों हाइड्रोजन जो फर्स्ट कार्बन पर अटैच थे उसको ओपन करके दिखाया था। तो अब हम लोगों ने क्या किया, उसको क्लोज़ कर दिया, यानी डायरेक्टली 3 हाइड्रोजन्स हमने इसके साथ लिख दिए हैं। उसके बाद सेकंड कार्बन में 2 हाइड्रोजन्स थे तो हमने उसको रिड्यूस करके डायरेक्टली 2 हाइड्रोजन मेंशन कर दिया है। इसी तरह से हम इसको रिड्यूस कर देते हैं फार्मूले को। तो ये हमारे पास कंडेंस फार्मूला कहा जाता है। इसके बाद है हमारे पास लास्ट डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। तो डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर जो है वो हमने इससे पहले भी देखा है कि इसमें जो हर एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम डॉट एंड क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर हम एक एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम अगर डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दूसरा एलिमेंट जो उसके साथ लगा हुआ है उसको हम क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास प्रोपेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ है। तो प्रोपेन में हमने कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया है, जबकि उसके साथ जो रिस्पेक्टेड हाइड्रोजन है उसको हमने क्रॉस के साथ, यानी उसके इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्रॉस के साथ जो है वो रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर या फार्मूला कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉन्स इसमें शो कर रहे होते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर। अच्छा, और साथ साथ इसमें ये भी बताती चलूँ कि एक कार्बन जो हाइड्रोजन के साथ अटैच है उसमें तो हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, लेकिन जो कार्बन डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच है तो वहाँ पर भी हमने डॉट एंड क्रॉस का ख्याल रखना है। यानी अगर एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया है तो दूसरा कार्बन जो उसके साथ डायरेक्टली अटैच है उसके इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इसकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप यूज़ टू हो जाएंगे।